हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है मंजू ज्ञान धारा चैनल पर। कल वाली वीडियो में हमने जाना कि व्याकरण क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, और उसी स्वरों में मैंने आपको एक सारणी बताई थी। आज फिर से एक बार इसको हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सारणी से कम 5-6 प्रश्न पेपर की दृष्टि से बनते हैं। तो आप ध्यान से देखो। मुख्य आकृति के आधार पर स्वर होते हैं 4। सारणी के माध्यम से हम जानेंगे। पहले हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। देखो मैंने बना रखी है, आप ध्यान से देखो। पहले लिखना है अग्र स्वर, उसके बाद आपको लिखना है मध्य स्वर, उसके बाद पस्त स्वर, फिर मैंने यहाँ लिख रखा है समवृत स्वर, फिर अर्ध समवृत स्वर, उसके बाद अर्ध विवृत और विवृत स्वर। इसका क्रम आपको सही रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं समवृत स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। अग्र भाग में ई और मध्य में कुछ नहीं आता है, और पश्च भाग में ऊ आता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, अर्ध समवृत लिखा हुआ है, उसके अग्र भाग में तो आता है ए, मध्य में कुछ नहीं आता है, और पश्च में आता है ओ। अब आगे देखो अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में क्या है, अग्र में आएगा ए और मध्य में आएगा ए और पश्च में आएंगे औ ओ। अब उसके बाद विवृत स्वर देखो, इसके ना तो अग्र में आता है ना ही मध्य में, इसके आता है पश्च में, वो आता है आ। क्या आता है, आ। अब आपको इन चारों का अर्थ जानना है। विसमृत स्वर क्या है, अर्ध समृत क्या है, अर्ध विवृत क्या है, विवृत स्वर क्या है। तो फिर ये विद्यार्थियों ध्यान से देखो। समृत का अर्थ होता है बंद। जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारा मुख पूरी तरह बंद रहता है, वो समृत स्वर कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, अग्र में आते हैं ई और पश्च में आते हैं ऊ। अब अगर कोई क्वेश्चन बने भी समृत स्वर में कितने स्वर आते हैं, तो कुल आते हैं 4, ई ऊ। अगर ऐसे पूछे कि समृत स्वर में अग्र में कौन कौन से आते हैं, तो ई और पश्च में कौन कौन से आते हैं, तो ऊ। अब आगे है अर्ध समृत। इसमें क्या होता है, मुख थोड़ा खुलता है। ऊपर जो समृत है उसमें मुख पूरा बंद रहता है, इसमें थोड़ा खुलता है। खुद आप ही देख लो, जब बोलोगे आपको पता चल जाएगा। ई जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख पूरी तरह बंद होता है, ए में थोड़ा खुलता है। तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि अर्ध समृत में कितने स्वर आते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, 2 आते हैं, ए और ओ, ठीक है। तो आप अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्ध समृत में अग्र स्वर कौन सा है, तो अग्र में ए आएगा और पश्च में ओ आएगा। उसके बाद है अर्ध विवृत। ये क्या होता है, विवृत से होता है इसका कम, और अर्ध समृत से होता है अधिक। ये बीच का होता है। इसमें देखने कौन कौन से स्वर आते हैं। इसके अग्र में आती है ए, मध्य में आता है ए, और पश्च में आते हैं ओ और औ। अब उसके बाद आप देखो विवृत स्वर, मुख इसमें पूरा खुल जाता है। इसमें एक ही आता है, वो आता है पश्च में आ। अब इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। आप बोल के देखोगे तो अर्थ का पता चल जाएगा। भी आ बोलोगे तो मुख पूरा खुल रहा है, तो जो पूरा मुख खुलता है वो किस में आता है, विवृत स्वर में आता है। अब आगे नई क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो आप इसको ध्यान से देखें। व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। वादित रूप से जो बोला जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब आप बोल के देखो, क ख ग। जैसे ही हम क ख ग बोलते हैं तो मुख द्वार से जो वायु निकलती है उसमें वादा उत्पन्न होती है, और जो अब हाँ ए बोल के देखो, आप ए बोलते हो तो कहीं भी वायु नहीं टकराती है, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है ए। लेकिन जब कै बोलते हैं तो इसमें वादा उत्पन्न होती है, और जो वादित रूप से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं व्यंजन। अब आपको देखना है भी कुल व्यंजन कितने होते हैं। हमारी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, लेकिन अभी 2 व्यंजनों को और हमारी वर्णमाला में लिया गया है, जिसको अतिरिक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम भी और हैं इसके।
अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? डैड है। तो इनके अन्य नाम देखो आप कौन कौन से हैं। अन्य नाम में आप देखो उत्क्षिप्त, इसका क्या अर्थ होता है? पहले तो इसका विच्छेद करके देखो। उत प्लस छिप, उत का अर्थ होता है ऊपर उठाकर, ऊपर उठाकर। उत का मतलब होता है ऊपर उठाकर, और छिप का मतलब होता है फेंकना, यानी ऊपर उठाकर। जैसे ड ढ, आप बोल के देख लो, ड ढ ऐसे बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर उठकर ऐसे इसे फेंकने के हिसाब से लग रही है। देखो ड ढ। और अन्य नाम भी हैं इसके, इब ड ढ के आप अन्य नाम देखो। ताड़न जात भी है, द्यू सप्रस भी है, और द्यू गुणी भी है, इसमें 2 गुण है, और नुक्ता वर्ण भी है। ये जो नीचे मैंने लगा रखे हैं ना चिन्ह, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं नुक्ता वर्ण। अब आगे देखो, मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सप्रस व्यंजन, अंत्यश व्यंजन, उष्म व्यंजन। सप्रस में कौन कौन से आते हैं? कै से लेकर मै तक आते हैं, और संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, कै से लेकर मै तक अलंत लगाकर आप लिखोगे तो इसे ही माना जाएगा, बिना अलंत के व्यंजन नहीं होते। और यंतस में आते हैं य, रै, लै, वै। ये स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति के होते हैं, ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति के होते हैं। अब है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन में क्या है? श, श, है, श, श, है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु छोड़ने वाली जो सांस होती है उसमें घर्षण होता है, उसमें घर्षण होता है। हमारे मुख से वायु गर्म निकलती है, घर्षण करती हुई निकलती है, इसलिए उसको उष्म व्यंजन बोला जाता है। तो इसमें स का उच्चारण हम देखेंगे। जो पहले ये सलगम वाला स है ना, उसका उच्चारण देखो आप। इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श करेगी, और जो ये षटकोण वाला स है, इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो मुर्दा को स्पर्श करेगी, और जो स्लेट वाला स है उसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। आगे फिर मैं स्पर्श व्यंजन और यंतस व्यंजन और उष्म व्यंजन थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। अब ध्यान से देखें आप। स्पर्श व्यंजन के और कौन कौन से नाम हैं, ये वर्ग में कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कै से मै तक लिखे जाते हैं। और आप ही को एक बात याद रखनी है, अलंत के बिना व्यंजन नहीं आते। अलंत के बिना अगर लिखते हो तो गलत हो जाते हैं। अब आपको पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो संख्या में 25 होते हैं। कितने वर्गों में बंटे होते हैं, तो आपको उत्तर देना है 5 होते हैं। फिर 5 वर्ग कौन कौन से हैं? कै वर्ग, च वर्ग, ट और त और प। कै, च, ट, त, प, ये आपको ध्यान रखना है। वर्गों में बंटे हुए इसलिए इसका नाम वर्गीय हो गया, और स्पर्श व्यंजन होते ही हैं। अब स्फोट व्यंजन भी इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ, कि जिन वर्णों को बोलते समय वायु विस्फोट की तरह बाहर आ जाती है तो स्फोट व्यंजन कहलाते हैं। तो अब आपको याद रखना है, अगर ऐसे पूछे ना कि स्पर्श व्यंजन के अन्य और कौन कौन से नाम हैं, तो एक तो स्पर्श होता ही है। वर्गीय इसलिए कहा गया है कि वर्गों में बंट गए। स्फोट इसलिए कहा गया है कि जैसे हम बोलते हैं तो पूरी वायु विस्फोट की तरह बाहर आ जाती है। आप बोल के देखो, कै, ख, ग, ऐसे बोलते हो ना तो पूरा मुख खुलता है, वायु विस्फोट की तरह बाहर आती है, तो इसलिए इसको विस्फोट यह व्यंजन बोले गए हैं। तो अब आपको पता चल गया, विवर्ग में पूछे तो 5 उत्तर देना है, संख्या में पूछे तो 25 होते हैं, और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो कै से मै तक होते हैं। और उसके बाद आगे देखो, नोट लगा के मैंने एक बात डाली है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार स्पर्श व्यंजन कितने माने गए हैं? आधुनिक भाषा विज्ञान है वो स्पर्श व्यंजन 16 मानते हैं। कितने मानते हैं? 16 मानते हैं। क्यों मानते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये है ना, 4 मैंने दिए अंतस, जो अंत में जो आते हैं ना, अंतिम वर्ण मैंने दिए हैं। ड, य, अंग, य, अण, न, म, ये होते हैं अनुनासिक वर्ण। 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं। अब आप कहोगे अनुनासिक वर्ण किसे कहा जाता है? जिसको बोलते समय वायु मुख के अलावा नाक द्वार से भी निकलती है। आप बोल के देखो, अंग, य, अण, न, म,
तो वायु बोलते समय नाक और मुख दोनों से बाहर आती हो तो वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। उसके बाद च वाली लाइन देखो, च, छ, ज, ये 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, ये 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो देखो 4 और 5 कितने हो गए, 9। जब हम 25 में से 9 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, 16। तो आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक है वो एक तो इस स्पर्श संघर्षी वाली लाइन को और एक जो अंतिम वर्ण होते हैं उनको वो स्पर्श व्यंजन में नहीं मानते हैं। तो अगर अब पेपर में आपसे पूछा जाए भी आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार स्पर्श व्यंजनों के कितने होते हैं तो आपको उत्तर देना है 16। अगर ऐसे सीधा पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो कैसे लेकर मैं तक 25 होते हैं संख्या में। अगर वर्ग में पूछा जाए तो 5 वर्गों में बनते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आगे नीचे लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन। इसका दूसरा क्या नाम है, इस्त व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब इन व्यंजनों को हम बोलते हैं ना तो हमारा मुख थोड़ा खुलता है या हमारे मुख से कम वायु निकलती है। हिंदी में अगर अंतस्थ व्यंजन का क्रम आपको पूछे तो य, र, ल, व। आपको क्रम हिंदी में ऐसे याद रखना, य, र, ल, व। अगर संस्कृत में क्रम पूछे तो यह पहले आएगा, यह के बाद में सीधा व, र, ल। आपको इनका क्रम याद रखना है। कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में यंतस्थ उष्म व्यंजन के क्रम पूछ लिए जाते हैं। तो अगर यंतस्थ व्यंजन के हिंदी में आपको क्रम पूछे तो य, र, ल, व आएगा और संस्कृत में पूछे तो य, व, र, ल आएगा। अब नीचे देखो उष्म व्यंजन, इसका क्या अर्थ होता है। उष्म का मतलब होता है गर्म। क्या होता है, गर्म। जब इसको हम बोलते हैं तो वायु क्या करती है, संघर्ष करती हुई गर्म वायु बाहर आती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। और उष्म में कौन कौन से आते हैं, उष्म में आता है श, फिर स और स है, ये 4 आते हैं। इनका क्रम आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। पीछे रीट में भी बना था, यंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, क्रम से बताएं। उष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है उष्म व्यंजन का क्रम स है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो ध्यान से देखो ये कैसा लग रहा है, 2 के समान, 2 के समान लग रहा है ना, तो आप ऐसे कर लेना 2 दूनी 4। तो पहले 2 वाला लिखना है स, जो 2 के समान होता है, 2 के समान, 2 दूनी 4 और फिर सीधा स और है, तो ये 4 होते हैं। मैंने आपको व्यंजन पढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।